हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। मिशन रेलवे सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज चैप्टर कवर करने जा रहे हैं पादप जगत प्लांट किंगडम। राइट, प्लांट किंगडम चैप्टर को हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग टोटल देखने वाले हैं 40 प्रश्नों को। जितने भी हम लोग यहाँ पर प्रश्न कवर करेंगे 40, इन सारे ही 40 प्रश्नों का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, साइनअप कीजिए। साइनअप करने के बाद आप यहाँ पर जाना, उसके बाद फ्री मटेरियल आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। मिशन रेलवे नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आपको ये PDF मिल जाएगा। अब आप में से जो भी स्टूडेंट्स मुझे मेल कर रहे थे कि सर होली के टाइम में जो आपने 30% ऑफ डाला था उस समय बाई नहीं कर पाया, तो कृपया मुझे 30% ऑफ कर दीजिए। तो एक एक स्टूडेंट को ऐसे ऑफ करना तो मुश्किल है, प्राइवेट कूपन बनाना पड़ता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो 31 मार्च तक मैंने बढ़ा दिया है। 31 मार्च तक आपके पास मौका है 30% ऑफ का। आप इस जनरल साइंस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे थे तो अब आप ज्वाइन कर सकते हैं 30% ऑफ पा करके। उसके बाद आपको 30% ऑफ नहीं मिलेगा, उसके बाद कभी भी मिलेगा ऑफर के समय में तो वो 20 से 25% ही होगा। 30% ऑफ आप पा सकते हैं 31 मार्च तक। मैंने बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया है, ठीक है। ये ऑफर तो समाप्त हो ही चुका था। उसके बाद फिर भी मुझे मेल आ रहे थे कि सर 30% ऑफ जो आपने दिया था उसको आप बढ़ा दो, 1-2 दिन मैं बाई नहीं कर पाया। तो देखो 31 मार्च तक मैंने कर दिया है, अब आप बाई कर सकते हो। अब लेकिन कूपन अप्लाई करना, ये एक्स्ट्रा 30 है ना, एक्स्ट्रा 30, क्योंकि जो होली 30 था वो एक्सपायर कर चुका है कूपन। एक्स्ट्रा 30 आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना। जो कोर्स का जो फी है वो रिड्यूस हो जाएगा 30% से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को करते हैं। निम्न में कौन पादप जगत के सदस्य की विशेषता नहीं है? पादप जगत के सदस्य की विशेषता नहीं है। देखो प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी आपके मेंबर्स आते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं, यानी कि जो भी प्लांट्स होते हैं, उन सारे में आपको क्लोरोफिल ए दिखेगा। उन सारे में आपको क्लोरोफिल ए दिखेगा। क्लोरोफिल ए के अलावा और भी हो सकते हैं पिगमेंट्स, बट क्लोरोफिल ए जो है ये आपको सारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है, तो ये भी देखने को मिलेगा। ऑक्सीजनित प्रकाश स्वपोषी, देखो जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। लेकिन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन जो है गैस बाई प्रोडक्ट रूप में बनती है, सह उत्पाद के रूप में बनती है, तो ये भी सही है। फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ये प्लांट के अंदर होता है, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रहण, ये गलत हो जाएगा। देखो पादप के अंदर जो भोजन संग्रहित होता है ना, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में किसके अंदर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये आपको मिलेगा एनिमल के अंदर। जंतुओं के अंदर जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। और आपने देखा था कवक जगत वाले चैप्टर में, वीडियो में, कि कवकों के अंदर जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादपों के अंदर जो भोजन संचित होता है ना, वो स्टार्च के रूप में होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्रिप्टोगैम्स के संदर्भ में कौन असत्य है? असत्य चूज करना है। क्रिप्टोगैम के संदर्भ में कौन असत्य है? देखिए जो प्लांट है इसको ना पहले बांटा गया था 2 ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। हिंदी में कोई स्पेशल नाम नहीं है, ऐसे ही बुलाते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स, राइट। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। अब आप अभी ही ध्यान में रख लो ये चीज कि क्रिप्टोगैम्स के अंदर आपके आते हैं थैलोफाइट्स, या क्रिप्टोगैम्स के अंदर थैलोफाइटा ग्रुप आता है, थैलोफाइटा ग्रुप आता है। उसके बाद ब्रायोफाइटा ग्रुप आता है, उसके बाद टेरिडोफाइटा ग्रुप आता है। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, इसी ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना है। पादपों में जो पादप सबसे पहले आए वो थे थैलोफाइट, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, ब्रायोफाइट्स आए, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, यानी इवोल्यूशन होता रहा, उसके बाद टेरिडोफाइट्स आए। उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। तो हमारे आसपास जो पादप दिखाई देते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स होते हैं,
राइट। ये आपको पांचों ग्रुप्स याद होने चाहिए। इनमें कौन क्रिप्टोगैम्स है, कौन फेनरोगैम्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो आपके क्रिप्टोगैम्स होते हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि जो क्रिप्टोगैम्स है ना, इसका मतलब होता है कि ये सीड नहीं देते हैं, सीड प्रोड्यूस जो है ये नहीं करते हैं, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो छुपा होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष होता है, हिडन सेक्स ऑर्गन होता है, राइट। हिडन सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि जनन अंग जो है, जो जनन अंग है वो छुपा हुआ होता है। इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष जनन अंग होता है। किसमें? क्रिप्टोगैम्स में, ठीक है। जबकि जो फेनरोगैम्स होते हैं ये सीड देते हैं। देखो ये सीड नहीं देते हैं, क्रिप्टोगैम्स सीड नहीं देते हैं, मीन्स ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर आने वाले जो प्लांट्स है, पादप है, वो सीड नहीं देते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। जो फेनरोगैम्स है वो सीड देते हैं और इनके सेक्स ऑर्गन विजुअल होते हैं, है ना, प्रत्यक्ष होते हैं। और इनके अंदर आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन पांचों में फूल और फल देने का काम केवल एंजियोस्पर्म करता है। इन पांचों में फूल और फल देने का काम जो है केवल एंजियोस्पर्म करता है। यानी ये जो एंजियोस्पर्म है ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है और फ्लावर देता है। जो हम पुष्पी पादप बोलते हैं, वो एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देख लेते हैं। ये फूल नहीं देते हैं, क्रिप्टोगैम्स फूल नहीं देते, फूल तो केवल एंजियोस्पर्म देते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, बीज जो है केवल फेनरोगैम्स देते हैं, क्रिप्टोगैम्स नहीं देते हैं, ये बीज नहीं देते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमें असत्य चूज करना है। इनमें जननांग अप्रत्यक्ष होता है, हिडन सेक्स ऑर्गन का मतलब जननांग अप्रत्यक्ष है, तो ये सही है। ये फल उत्पन्न करते हैं, फल तो केवल एंजियोस्पर्म ही उत्पन्न करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब हमारा सही जवाब डी है। फेनरोगैम्स के संदर्भ में सही चुने, फेनरोगैम्स के संदर्भ में सही चुने। फेनरोगैम्स के बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा किया। फेनरोगैम्स, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो माफ करना दोस्त। फेनरोगैम्स, राइट, फेनरोगैम्स, इसके बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, ये सीड जो है ये देते हैं, ये बीज जो है उत्पन्न करते हैं, ये बीज उत्पन्न करते हैं। और विजुअल सेक्स ऑर्गन यहां पर लिख सकते हैं, या फिर वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन लिख सकते हैं। जनन अंग, सेक्स ऑर्गन मतलब जनन अंग। इनमें जनन अंग पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं, ये बिल्कुल सही है, सही कथन चुनना है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सभी फूल देते हैं, नहीं। फेनरोगैम्स के अंदर आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दो ग्रुप्स आते हैं। केवल एंजियोस्पर्म ही फूल और फल देते हैं, तो सभी कहना यहां पर गलत हो जाएगा, सभी कहना गलत हो जाएगा। देखिए ये जो फेनरोगैम्स है इसके अंदर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं, बट फूल और फल देने का काम केवल एंजियोस्पर्म ही करते हैं। तो यहाँ पर सभी फूल देते हैं, सभी फल देते हैं। फेनरोगैम्स के अंदर जो आने वाले प्लांट्स होते हैं ये कहना गलत हो जाएगा। ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, ये भी कहना गलत हो जाएगा, ये तो बीज उत्पन्न करते हैं। तो आंसर हमारा ए सही है। डैश पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। देखो ये सवाल जो है ना, ये सवाल का ही पार्ट है ना, क्वेश्चन का ही पार्ट है। यहाँ पर इसको बोल्ड एंड ब्लू करना छूट गया है। ये पूरा सवाल है हमारा, ठीक है, ये हमारा पूरा सवाल है। पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता, विभेदीकरण नहीं पाया जाता। अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि पादपों में जो सबसे पहले पादप आए वो थे आपके थैलोफाइट्स, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स आए, उसके बाद आए टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आए जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स। तो जो पादप सबसे पहले आएंगे, सीधी सी बात है, वो सबसे सरल पादप होंगे। जो पादप सबसे पहले आएंगे वो सबसे सरल पादप होंगे, सबसे सरल पादप होंगे, मतलब बहुत ही कम संरचनाएं होंगी उनमें। जो सबसे सरल होंगे उनकी संरचना बहुत ही सिंपल होगी ना, बहुत ही साधारण होगी। तो सबसे सरल पादप इसमें थैलोफाइट्स हैं, उससे ज्यादा डेवलप्ड है ब्रायोफाइट्स, उससे ज्यादा डेवलप्ड है टेरिडोफाइट्स, उससे ज्यादा डेवलप्ड है जिम्नोस्पर्म, देन इससे ज्यादा डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म्स। तो हमसे यहाँ पर पूछा है डैश पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। विभेदीकरण नहीं पाया जाता कहने का मतलब इनमें जड़ जैसी संरचना नहीं होती है, पत्ती जैसी संरचना नहीं होती है,
उसके बाद तना जैसी संरचना नहीं होती है। ये सारी संरचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आंसर है थैलोफाइटा। देखिए, जड़ तना पत्ती ये तो थैलोफाइटा में भी नहीं है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं है, बट ब्रायोफाइटा का जो बॉडी है ना वो ज्यादा डेवलप्ड है थैलोफाइटा से, वो ज्यादा डेवलप्ड है। भले ही इनमें जड़ तना पत्ती नहीं है, बट इनके जैसी संरचनाएं हैं। वास्तव में जड़ नहीं है, बट जड़ जैसी संरचनाएं हैं। वास्तव में तना नहीं है, लेकिन तना जैसी संरचना है। पत्ती नहीं है वास्तव में, बट पत्ती जैसी संरचना है। इनके पास तो वो भी नहीं है थैलोफाइटा के पास। तो हम बोलते हैं कि इनकी जो शारीरिक संरचना है उनमें विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। तो इनके बॉडी को ना हम लोग थैलस बोलते हैं। इनके बॉडी को हम लोग थैलस बोलते हैं। थैलस जैसी संरचना होती है ना, थैलॉइड बॉडी बोलते हैं, थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। वैसे थैलॉइड बॉडी हम लोग ब्रायोफाइट्स के पास जो बॉडी है उसे भी हम लोग थैलॉइड बॉडी बोलते हैं, थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। लेकिन कभी आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि थैलस जैसी संरचना किसकी होती है, ऑप्शन में थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा दोनों आपको दिख जाए, तो आप किसको टिक करेंगे? थैलोफाइटा को। आप टिक करेंगे थैलोफाइटा को। मीन्स थैलस जैसी संरचना ये थैलोफाइटा के अंदर भी देखने को मिलता है, ब्रायोफाइटा के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों के पास वास्तविक जड़ तना नहीं है, वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो हम लोग थैलोफाइटा को चूज करेंगे, क्योंकि ब्रायोफाइटा का बॉडी जो है डेवलप्ड है, ज़्यादा डेवलप्ड है थैलोफाइटा से। भले वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं है, बट इनके जैसी संरचनाएं हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि इन दोनों के पास रूट नहीं है, यानी कि जड़ें नहीं है, तना नहीं है, पत्ती नहीं है। वास्तविक जड़ तना पत्तियां जो है इन दोनों में अब्सेंट है, इन दोनों में ही अब्सेंट है। ठीक है, और जो थैलोफाइट्स होते हैं वो आपके सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, सबसे सरल पादप होते हैं। थैलोफाइट्स में उपस्थित होते हैं। थैलोफाइट्स में जड़ उपस्थित होते हैं क्या? नहीं। तना नहीं, पत्ती नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। डैश वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। देखिए, जो थैलोफाइटा ग्रुप है, जो ये थैलोफाइटा ग्रुप है, ये जो थैलोफाइटा ग्रुप है, इनके अंदर जो भी आपके प्लांट्स आते हैं उन्हें हम लोग एल्गी कहते हैं, शैवाल कहते हैं। सारे थैलोफाइटा के मेंबर शैवाल है, लेकिन सारे शैवाल थैलोफाइटा के मेंबर नहीं है। ठीक है, सारे थैलोफाइट्स एल्गी है, बट सारे एल्गी थैलोफाइट्स नहीं है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। जो आपके थैलोफाइट्स होते हैं ना, वो मेनली आपके होते हैं एक्वेटिक, जलीय होते हैं। ये आपके होते हैं एक्वेटिक, मेनली आपके होते हैं एक्वेटिक, जलीय होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, इसे कहा जाता है एम्फीबियन, उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर इसे कहा जाता है। और जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं इसे कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का सरीसृप। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। थैलोफाइट्स मेनली आपके एक्वेटिक होते हैं, मेनली आपके एक्वेटिक होते हैं। और देखो, ब्रायोफाइटा को हम लोग बोलते हैं, या फिर ब्रायोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का सरीसृप। जैसे थैलोफाइटा ये एक्वेटिक है, जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, प्रथम स्थलीय पादप है, फर्स्ट लैंड प्लांट है। फर्स्ट लैंड प्लांट्स है कौन? ब्रायोफाइट्स। अच्छा, टेरिडोफाइट्स के बारे में आप क्या ध्यान में रख सकते हो कि ये भी जो है फर्स्ट लैंड प्लांट है, बट ये फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं, वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। देखो यहां मैंने वेस्कुलर लगाए हैं, ये वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं, वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। वेस्कुलर का क्या मतलब हुआ? वेस्कुलर का क्या मतलब हुआ कि इनके पास
जाइलम टिश्यू है और इसके पास फ्लोएम टिश्यू है। ये दोनों टिश्यू जो है प्रेजेंट है किसमें, टेरिडोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट प्रथम स्थलीय पादप है, लेकिन इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो हम इसे वैस्कुलर नहीं कहेंगे, संवहनी पादप नहीं बोलेंगे। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं ये प्रथम संवहनी स्थलीय पादप है। प्रथम स्थलीय पादप जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू देखने को मिला वो थे टेरिडोफाइट्स। निम्न में से कौन थैलोफाइट नहीं है, यानी थैलोफाइटा ग्रुप का सदस्य नहीं है? कौन से वो प्लांट हैं जो थैलोफाइटा समूह में नहीं आते हैं, ये आपका सवाल है। देखिए जो कारा है, जो अल्वा है और जो स्पाइरोगैरा है, ये सारे के सारे जो है आपके ग्रीन एल्गी हैं। ये सारे क्या है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी, एंड ये सारे के सारे थैलोफाइटा ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये जो फर्न है ना, ये भी एक अपने आप में ग्रुप है, ये भी प्लांट का एक ग्रुप है, बट ये है टेरिडोफाइट्स, यानी टेरिडोफाइटा जो ग्रुप है उसके अंदर प्लांट का एक ग्रुप आता है जिसे फर्न कहा जाता है। फर्न कोई एक प्लांट नहीं है, प्लांट का ग्रुप है जो कि मिलेगा आपको टेरिडोफाइटा ग्रुप के अंदर, टेरिडोफाइटा। निम्न में कौन एक कोश के हरा शैवाल है? निम्न में कौन एक कोश के हरा शैवाल है? देखो कारा जो है ना ये एक कोश की नहीं है, तो ये आंसर तो हमारा नहीं होगा। स्पाइरोगैरा, एसिटाबुलिडिया, अल्वा, अल्वा जो है ये भी एक कोश के सवाल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी अल्वा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लोडेला, क्लेमाइडोमोनास एंड एसिटाबुलिडिया, ये सारे एक कोश के ग्रीन एल्गी है। ये सारे जो है आपके ग्रीन एल्गी है, ये सारे आपके ग्रीन एल्गी हैं। और ये सारे जो है आपके एक कोश के हैं। ये सारे आपके एक कोश के हैं। थैलोफाइटा के किस वर्ग के अंतर्गत लाल शैवाल को रखा गया है? लाल शैवाल को रखा गया है। देखिए थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर जो है तीन आपके वर्ग आते हैं, तीन क्लास आते हैं, तीन आपके क्लास आते हैं, क्लोरोफाइसी, फाइयोफाइसी, रोडोफाइसी। ऐसे आपको याद रखना है। थैलोफाइटा जो ग्रुप है इसके अंदर तीन क्लास आते हैं, क्लोरोफाइसी, फाइयोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा गया है ग्रीन एल्गी को, हरा शैवाल को। ग्रीन एल्गी को रखा गया है क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत। उसके बाद जो फाइयोफाइसी है इसके अंतर्गत रखा गया है ब्राउन एल्गी को, इसके अंतर्गत रखा गया है ब्राउन एल्गी को। और जो रोडोफाइसी है इसके अंतर्गत रखा गया है रेड एल्गी को, रेड एल्गी को। अब ये लाल शैवाल लाल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एक लाल रंग का वर्णक जिसे फाइकोएरिथ्रिन कहा जाता है। लाल शैवाल लाल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर है फाइकोएरिथ्रिन वर्णक। देखो क्लोरोफिल ए सारे में होगा, क्लोरोफिल ए जो है सारे में होगा, लेकिन लाल शैवाल में ये जो फाइकोएरिथ्रिन है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए लाल शैवाल लाल दिखाई देता है। उसके बाद देखो जो ब्राउन एल्गी है ये ब्राउन इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर जो है पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, इसलिए ब्राउन दिखते हैं। और जो आपके हरे शैवाल हैं ये हरे दिखते हैं क्योंकि इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो ज़्यादा प्रभावी है, जो क्लोरोफिल है वो ज़्यादा प्रभावी है। ग्रीन एल्गी। डैश पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है। मैंने आपसे कहा कि पादप जगत का उभयचर है ब्रायोफाइट्स और सरीसृप है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जो थैलोफाइटा है ये मेनली आपके होते हैं एक्वेटिक। प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइट्स और प्रथम संवहनी स्थलीय पादप जो है वो टेरिडोफाइट्स थे। एक चीज और ध्यान में रखिए कि थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन सारे को ना पानी चाहिए होता है, वाटर जो है वो चाहिए होता है, वाटर जो है ये चाहिए होता है। क्यों? लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो आपके थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स होते हैं इन सारे को पानी चाहिए।
इन सारे को पानी चाहिए लैंगिक जनन के लिए। मतलब ये सारे जो प्लांट्स होंगे, इन सारे ग्रुप के जो प्लांट्स होंगे, ये पानी से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, पानी से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये पानी के आसपास ही रहेंगे, भले ज़मीन पर चले गए हों ये दोनों, लेकिन पानी के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि इनको लैंगिक जनन करने के लिए ना पानी चाहिए ही चाहिए। ब्रायोफाइट्स में उपस्थित होता है, मैंने आपसे कहा थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, इन दोनों में ना वास्तविक जड़, वास्तविक तना और वास्तविक पत्ती, ये सारे जो है अनुपस्थित होते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका जो बॉडी होता है ज़्यादा डेवलप होता है थैलोफाइट्स के तुलना में, क्योंकि ब्रायोफाइट्स थैलोफाइट्स के बाद आते हैं, ये बाद आए इवोल्यूशन में, ये बाद आए थैलोफाइट्स के बाद। तो ब्रायोफाइट्स में जड़ नहीं है, लेकिन जड़ जैसी संरचना होती है जिसे मूलांग कहा जाता है, जिसे मूलांग कहा जाता है। ये वास्तविक जड़ नहीं है, ये वास्तविक जड़ नहीं है, लेकिन जड़ जैसी संरचना है, जो काम जड़ें करती है वही काम ये मूलांग करता है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जड़ जैसी संरचना है, जड़ जैसी संरचना है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। क्या लिख दिया मैंने, स्ट्रक्चर लिखना था, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जड़ जैसी संरचना है, मूलांग इंग्लिश में राइजोइड कहते हैं। ब्रायोफाइट में अनुपस्थित है, ब्रायोफाइट में अनुपस्थित है, ब्रायोफाइट में मूलांग तो होता ही है, संवहनी उत्तक नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है, सारे प्लांट मेंबर में होंगे, कोशिका भित्ति सारे प्लांट मेंबर में होती है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। संवहनी उत्तक, मैंने आपसे क्या कहा, जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, ये दोनों ही जो उत्तक हैं ये मिलकर कहलाते हैं वैस्कुलर टिश्यू। ये दोनों क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज हैं। और ये जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं ये आपको देखने को मिलेगा टेरिडोफाइट्स से, यानी थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको सबसे पहले जो है ये देखने को मिला था टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। उसके बाद अगर टेरिडोफाइट्स में दिख गया तो टेरिडोफाइट्स के बाद आपके आए जिम्नोस्पर्म, तो इसमें तो दिखना ही है जिम्नोस्पर्म्स, एंड उसके बाद आते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। लिवरवर्ट और मोस्ट है, जैसे थैलोफाइटा समूह के अंदर आपने 3 वर्ग देखे, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, वैसे ही जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर आपको 2 ग्रुप्स याद रखने हैं, या फिर 2 क्लास जो है आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है लिवरवर्ट, एकदम घोल कर पी जाना है लिवरवर्ट, और दूसरा है मॉस। ये 2 आपके वर्ग हैं, 2 आपके वर्ग हैं ब्रायोफाइटा ग्रुप के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि टेरिडोफाइटा जो ग्रुप है इसके अंदर जो आपका एक वर्ग आता है वो है फर्न, है ना, फर्न। फर्न जो ग्रुप है ये टेरिडोफाइटा के अंदर मिलेगा, लिवरवर्ट एंड मॉस जो है ये आपको ब्रायोफाइटा के अंदर मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। निम्न में कौन एक ब्रायोफाइट नहीं है, निम्न में कौन एक ब्रायोफाइट नहीं है। देखो मार्किंशिया एंड रिक्सिया, मार्किंशिया एंड रिक्सिया, ये है आपका लिवरवर्ट, ब्रायोफाइटा के अंदर जो लिवरवर्ट ग्रुप है ना उसके अंदर ये दोनों पादप आते हैं, तो ये आपके जो है ना लिवरवर्ट्स हैं, राइट। उसके बाद देखो जो आपने मॉस देखा, मॉस का ये प्लांट है, जो मॉस अपने आप में एक समूह है, ग्रुप है, उसका ये मेंबर है स्फेगनम। तो स्फेगनम, मार्केंशिया, रिक्सिया, ये सारे प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, ग्रुप का नाम है। कारा क्या है, कारा ग्रीन एल्गी है, कारा जो है ये ग्रीन एल्गी है, ये थैलोफाइट्स है, थैलोफाइट है, ये ग्रीन एल्गी है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट नहीं है तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये थैलोफाइट है। पादप जगत में पहली बार वास्तविक जड़, तना और पत्ती डैश में देखा गया। सबसे पहली बार वास्तविक जड़, तना और पत्ती जो है ये टेरिडोफाइटा ग्रुप के मेंबर में देखा गया, यानी कि टेरिडोफाइट्स में देखा गया। टेरिडोफाइट्स में उपस्थित है, देखो टेरिडोफाइट्स
में पहली बार जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला, यानी संवहनी ऊतक इसमें उपस्थित है। वास्तविक जड़ तना तो है ही, यानी कि उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन टेरिडोफाइट्स की विशेषता नहीं है? टेरिडोफाइट्स की विशेषता नहीं है। देखो, टेरिडोफाइट्स में पहली बार जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला, यानी इनके अंदर संवहन ऊतक पाया जाता है ना, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहला ही सवाल था जहां मैंने आपको बताया कि जो क्रिप्टोगैम्स है उसके अंदर थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू है, संवहनी ऊतक है, तो संवहनीय है, और क्रिप्टोगैम्स भी है। तो ये तो विशेषता है। हमसे पूछा है कौन नहीं है। विकसित बीज रहित पौधे। देखिए, बीज रहित का मतलब जो बीज नहीं देते हैं। जो आपके क्रिप्टोगैम्स के अंदर आने वाले ग्रुप्स हैं उनके प्लांट बीज नहीं देते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके मेंबर्स बीज नहीं देते हैं, क्रिप्टोगैम्स हैं। लेकिन इन तीनों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है? टेरिडोफाइटा, क्योंकि ये ब्रायोफाइटा के बाद आया है। सबसे पहले थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। तो सबसे ज्यादा विकसित क्रिप्टोगैम्स या फिर सबसे ज्यादा विकसित वो प्लांट जो बीज नहीं देते हैं वो कौन है? टेरिडोफाइट्स हैं। तो विकसित बीज रहित पौधे हैं, ये भी सही है। पुष्पी पादप तो एंजियोस्पर्म को कहते हैं। वनस्पतिक सर्प कहा जाता है टेरिडोफाइट को, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो ये भी सही है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम संवहनी स्थलीय पादप। प्रथम संवहनी स्थलीय पादप, देखो प्रथम स्थलीय पादप तो आपका है ब्रायोफाइट्स। ये प्रथम स्थलीय पादप है, ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ये प्रथम स्थलीय पादप है, लेकिन इनमें संवहन ऊतक नहीं है, तो ये संवहनीय नहीं है। ये प्रथम स्थलीय पादप वो है जिनमें संवहन ऊतक देखने को मिला, यानी कि जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन टेरिडोफाइट है? देखो, लिवरवर्ट एंड मॉस, ये दोनों तो ब्रायोफाइट्स हैं। ये दोनों तो ब्रायोफाइट्स हैं। देखो, ये एकदम याद होना चाहिए आपको। ब्रायोफाइट्स के अंदर ये दोनों ग्रुप्स आते हैं। फर्न हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा फर्न जो है ये एक अपने आप में प्लांट का ग्रुप है जो टेरिडोफाइटा ग्रुप के अंदर आता है। अच्छा, जो केल्प है ये ब्राउन एल्गी है। जो केल्प है ये है आपका ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल, भूरा शैवाल, ब्राउन एल्गी। ये भूरा शैवाल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को डैश कहते हैं। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को डैश कहते हैं। देखो, सीड देने वाले जो आपके प्लांट्स हैं, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म, और है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, देखिए जिम्नो, और यहां है आपका स्पर्म, यहां है एंजियो, और यहां है स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, सीड। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। सीड देने वाले पहले पादप आपके जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो पहली बार सीड देखा गया जिम्नोस्पर्म में, लेकिन जो सीड देखा गया, जो बीज था इसमें, वो नग्न था, नेकेड था, कवर्ड नहीं था। जैसे आम खाते हैं तो आम की जो गुठली है वही बीज है, तो आम के अंदर है, फल के अंदर है। तरबूज खाते हैं, बीज तरबूज के अंदर होता है। पपीता खाते हैं, बीज पपीता के अंदर होता है। तो वो सारे एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड जो होता है वो कवर्ड होता है, वो कवर्ड होता है, फल के भीतर होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है वो नेकेड होता है, फल के भीतर नहीं होता है, क्योंकि इनमें फल नहीं होता है। तो सीड देने वाले पहले पादप हुए आपके जिम्नोस्पर्म, बट इसमें सीड जो है वो नग्न था। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद एंजियोस्पर्म आए, और इनके जो सीड है वो फल के अंदर चले गए। तो नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को डैश कहा जाता है, उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। सॉरी,
जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में परागण डैश द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है, जो परागण है, ये होता है हवा के द्वारा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हवा के द्वारा, यानी कि विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, विंड पॉलिनेशन होता है, वायु परागण होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। और विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली भी कहा जाता है, एनिमोफिली भी कहा जाता है। प्रथम बीज सहित पादप कहलाए। प्रथम बीज सहित पादप, प्रथम पादप जिनमें बीज था, मैंने आपसे क्या कहा, कौन है वो, जिम्नोस्पर्म। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर जो बीज देखा गया वो नग्न था। तारपीन का तेल डैश के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। देखिए साइकस है, पाइनस है, साइकस है, पाइनस है, या फिर पाइन, चीड़, देवदार, जूनिपर्स, ये सारे आपको रटे होने चाहिए। ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म के। ये सारे जो है आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं। लेकिन तारपीन का तेल ये कहाँ से मिलेगा, चीड़ के पेड़ से, यानी कि पाइन के पेड़ से। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। टेरिडोफाइट जैसे फर्ण में बीजाणु पर्ण यानी कि स्पोरोफिल, बीजाणु पर्ण यानी कि स्पोरोफिल किसका रूपांतरित रूप है। देखिए पहली बार वास्तविक जड़ तना पत्ती ये देखने को मिला था किसमें, टेरिडोफाइट्स में। तो इसके अंदर जो पत्तियां पाई जाती है वो वास्तविक होती है ना, रियल होती है, रियल होती है। अब देखो पत्तियां जो है वो दो तरह की होती है, एक तो नॉर्मल सामान्य पत्ती, और इसी नॉर्मल में से जो है कुछ पत्ती जो है रूपांतरित हो जाती है। नॉर्मल लीव्स जो होती है, पत्तियां होती है, इसी में से क्या है कि कुछ मॉडिफाइड हो जाती है। और इसी मॉडिफाइड लीव्स को ना, इसी मॉडिफाइड लीव्स को स्पोरोफिल कहा जाता है, स्पोरोफिल कहा जाता है। देखो फिल का मतलब पत्ती और स्पोरो का मतलब स्पोर होता है। फिल का मतलब पत्ती, स्पोरो का मतलब स्पोर होता है। यानी वो पत्तियां हैं जो रूपांतरित हो गई है और अपने पास रखती है स्पोर्स को, अपने पास किसको रखती है, स्पोर्स को। जैसे यहां देखो ये जो सामान्य पत्तियां थी उसी में से कुछ पत्ती ऐसे रूपांतरित हो गई है और यहां पर आपको दिखाया गया है बहुत सारे स्पोरेंजिया और इसके अंदर स्पोर्स हैं। जैसे मैं एक यहां पर ऐसे बनाता हूं, देखो ये इस प्रकार से है, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है ऐसे स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम है। सामान्य पत्ती ऐसे रूपांतरित हो गई है और ये जो है स्पोरेंजियम है और इसके अंदर जो है एक कोश के स्पोर्स होते हैं, यूनिसेलुलर स्पोर्स होते हैं। तो ये जो पत्ती है ना इसी को स्पोरोफिल कहा जाता है, स्पोरोफिल कहा जाता है। ये जो मैंने गोल गोल बनाया है ऐसे, इसे स्पोरेंजियम कहा जाता है, बीजाणुधानी कहा जाता है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। और इसके अंदर मैंने ये जो डॉट्स बनाए हैं ये है आपके स्पोर्स। तो स्पोरोफिल पे है स्पोरेंजियम, उसके अंदर है स्पोर्स। ये रूपांतरित पत्ती है जिसे स्पोरोफिल कहते हैं। सामान्य पत्ती जो है उनमें से कुछ रूपांतरित हो चुकी है स्पोरोफिल में। तो पत्तियों का रूपांतरण है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो बहुत सारे स्पोरोफिल्स है ना, ये क्या करते हैं कि आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं शंकु, कोण बना लेते हैं। तो जो शंकु है, कोण है, ये जनरली देखने को हमें मिलता है, यानी कि ज़्यादा ये कॉमन है जिम्नोस्पर्म के अंदर, बट ये टेरिडोफाइट्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है कोण, लेकिन ज़्यादा कॉमन कहाँ है, जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में बीजाणुपर्ण समूहित होकर बनाते हैं। बीजाणुपर्ण बोले तो स्पोरोफिल्स, ये स्पोरोफिल्स यही आपस में समूहित होकर के बना लेते हैं क्या, शंकु। ये शंकु बना लेते हैं, कोण बना लेते हैं। ये जो शंकु है ना, ये नर शंकु भी हो सकता है और मादा शंकु भी हो सकता है। और ये जो शंकु है ना, ये जनन भाग होता है, जनन भाग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जैसे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। ठीक वैसे ही जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो
उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये कोन्स होते हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म में जनन भाग शंकु होता है। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म पादप है, सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म पादप है सिकुआ। और ये सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म ही नहीं, ये दुनिया का सबसे लंबा पादप है, दुनिया का सबसे लंबा पादप है। इसी को रेडवुड कहा जाता है, रेडवुड कहा जाता है। टॉलेस्ट प्लांट है, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है, टॉलेस्ट ट्री बोल दो आप, सबसे लंबा वृक्ष है। प्रवाल मूल साइकस की जड़ और डैश के बीच सहजीवीय संबंध है। जैसे लाइकन आपने सुना है, लाइकन जो है ये कवक और शैवाल के बीच सहजीवीय संबंध है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक वैसे ही साइकस की जड़ और नीलहरित शैवाल, साइकस की जड़, साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, तो साइकस की जड़ और नीलहरित शैवाल के बीच के सहजीवीय संबंध को प्रवाल मूल कहा जाता है ना, प्रवाल मूल कहा जाता है। साइकस की जड़ और नीलहरित शैवाल के बीच जो सहजीवीय संबंध है इसे प्रवाल मूल कहा जाता है। ऐसे जो माइकोराइजा है ये भी अपने आप में सहजीवीय संबंध है, जो माइकोराइजा है ये भी अपने आप में सहजीवीय संबंध है। ये किनके बीच सहजीवीय संबंध है भाई, ये सहजीवीय संबंध है पाइनस की जड़ और कवक के बीच। देखिए पाइनस और साइकस ये दोनों ही आपके हैं जिम्नोस्पर्म। साइकस की जड़ और नीलहरित शैवाल के बीच, साइनोबैक्टीरिया के बीच जो सहजीवीय संबंध है उसे हम लोग बोलते हैं प्रवाल मूल। पाइनस की जड़ और कवक के बीच जो सहजीवीय संबंध है उसे हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। निम्न में कौन एंजियोस्पर्म की विशेषता नहीं है। एंजियोस्पर्म जो है ये फूल देते हैं, फल देते हैं, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और एक बहुत ही यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म के अंदर, दोहरी निषेचन। केवल एंजियोस्पर्म ही वो ग्रुप है जिसके अंदर आने वाले प्लांट्स के अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, केवल एंजियोस्पर्म के अंदर। विशेषता नहीं है पूछा है तो इनके बीज नग्न होते हैं, गलत हो जाएगा। जो इनके बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, जो इनके बीज होते हैं, जैसे मान लो ये फ्रूट है तो इसके अंदर जो है सीड होता है, इसके अंदर जो है सीड होता है। पपीता, आम, तरबूज ये सारे खाते हो ना, तो फल के अंदर बीज होता है। जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं इसी को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, पुष्पी पादप कहा जाता है। जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं इसे कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादप कहा जाता है। पुष्प देते हैं, ये पुष्प जनन भाग होते हैं एंजियोस्पर्म्स के। एंजियोस्पर्म का जनन भाग होता है फूल। निम्न में कौन एक बीजपत्री पादप में अनुपस्थित होता है। जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो आपका एंजियोस्पर्म ग्रुप है, इसके अंदर आपके दो बोल सकते हो कि सब ग्रुप्स हैं, उपवर्ग हैं। जैसे ब्रायोफाइट के अंदर लिवर, वर्ट एंड मॉस देखा, टेरिडोफाइट के अंदर आपने फर्न देखा, वैसे ही एंजियोस्पर्म के अंदर जो है मोनोकॉट्स आते हैं एंड डाइकॉट्स आते हैं। ये दो ग्रुप है, मोनोकॉट्स आते हैं एंड डाइकॉट्स आते हैं। मोनोकॉट जैसे कि गन्ना है, मक्का है, गेहूं है, केला है, घास है, बांस है, ये सारे मोनोकॉट्स है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो मोनोकॉट्स है इनमें अनुपस्थित होता है। मोनोकॉट्स को हम लोग एक बीजपत्री पादप बोलते हैं हिंदी में। तो इसी एक बीजपत्री पादप के बारे में कहा गया कि इनमें अनुपस्थित होता है। रेशेदार जड़ अनुपस्थित होता है, नहीं उपस्थित होता है, तो यह आंसर नहीं होगा। कैम्बियम अनुपस्थित होता है, सही है। एक बीजपत्र जो है अनुपस्थित होता है, नहीं। एक बीजपत्र इसीलिए है क्योंकि इसमें एक बीजपत्र है। जालिका रूपी शिरा विन्यास अनुपस्थित होता है, सही। तो हमारा आंसर तो भाई साहब यहाँ पर बी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि कैम्बियम भी अनुपस्थित होता है, जालिका रूपी शिरा विन्यास भी अनुपस्थित होता है। देखिए जो मोनोकॉट्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं हैं जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए तो होनी चाहिए। पहली विशेषता यह है कि इनमें एक ही कोटिलिडन होता है, सिंगल कोटिलिडन, एक कोटिलिडन, एक बीजपत्र, एक बीजपत्री पादप इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही बीजपत्र होता है। उसके बाद दूसरा,
पॉइंट या फिर दूसरी विशेषता वो ये है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती है, फाइब्रस रूट होती है, रेशेदार जड़ होती है, रेशेदार जड़ होती है। उसके बाद तीसरी विशेषता वो ये है कि इनमें ना कैम्बियम अब्सेंट होता है। कैम्बियम जानते हैं क्या होता है? पार्श्व विभाज्य उत्तक आपने सुना होगा, पार्श्व विभाज्य उत्तक, लैटरल मेरिस्टेम, ये अब्सेंट होता है, कैम्बियम अब्सेंट होता है। और चौथी विशेषता पैरेलल विनेशन, समानांतर शिरा विन्यास। एक ही कोटिलेडन होता है। फाइब्रस रूट जो है हमें देखने को मिलती है। फाइब्रस रूट कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये तना है, ये मैंने मिट्टी बना दिया, ये तने का आधार है, तो यहाँ से ऐसे रेशेदार जड़ जो है ऐसे निकलती है, ये फाइब्रस रूट है। और एक आपने सुना होगा मूसला जड़, टैप रूट, जैसे आम है, बरगद है, पीपल है, अमरूद का पेड़ है, जो उसकी जड़ें होती है वो सारे आपके मूसला जड़ होते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें भी मूसला जड़ें पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि ऐसे एक प्राइमरी रूट जो है ऐसे निकलती है, इससे फिर क्या है कि सेकेंडरी रूट निकलती है, फिर इससे ऐसे टर्शियरी रूट निकलती है। मतलब इस प्रकार से ब्रांचेज निकलती है, ब्रांच से ब्रांच, ब्रांच से ब्रांच, ऐसे ब्रांचेज जो है वो निकलती है। ये टैप रूट जो है होती है, ये टैप रूट होती है। ये आपको मिलेगी किसमें? डाइकॉट में। ये फाइब्रस रूट किसमें? एक बीजपत्री में, मोनोकॉट में। डाइकॉट में 2 बीजपत्र होता है, इसमें एक ही बीजपत्र होता है। डाइकॉट में मूसला जड़ पाई जाती है, जबकि एक बीजपत्री में रेशेदार जड़ पाई जाती है। डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। देखिए कैम्बियम के कारण ही तना जो है ना वो मोटा होता है। द्वितीयक वृद्धि जिसे बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, जिसमें तना मोटा होता है। मोटा मोटा तना आपको किसमें देखने को मिलता है? पीपल, बरगद, आम का वृक्ष, उसमें मोटा मोटा आपको तना देखने को मिलता है, वो कैम्बियम के कारण होता है। और कैम्बियम केवल डाइकॉट में आपको देखने को मिलेगा, केवल डाइकॉट में। कभी आपने बांस को मोटा होते नहीं देखा होगा। केला का जो वृक्ष होता है वो ज्यादा मोटा नहीं होता है, गन्ना का वृक्ष ज्यादा मोटा नहीं होता है। इन सारे के जो तना होते हैं वो पतले होते हैं, क्योंकि उनमें कैम्बियम अब्सेंट होता है। कैम्बियम के कारण ही जो तना है वो मोटा होता है। ठीक है, तो इनमें जो है ना ये टैप रूट देखने को मिलता है, मूसला जड़ जो है देखने को मिलती है हमें। इसमें जो है 2 कोटिलेडन हमें देखने को मिलता है, 2 बीज पत्र हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें जो है हमें कैम्बियम मिलता है देखने को। कैम्बियम जो है ये प्रेजेंट होता है, यानी कि पार्श्व विभाज्य उत्तक। और इसमें जो है रेटिकुलेट विनेशन हमें देखने को मिलता है, रेटिकुलेट विनेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे आप यहां पर देखिए ना, ये देखो एक ये शिरा है, इससे कई सारी ऐसे ब्रांचेज निकल रही है, ब्रांच से ब्रांच निकल रही है, ब्रांच में भी कई सारी ब्रांचेज जो है ऐसे निकल रही है, बिल्कुल जालीदार है ये। तो ये डाइकॉट की पत्ती है, रेटिकुलेट विनेशन है। ये जो विनेशन है ना, ये जो विन्यास आपको देखने को मिल रहा है, इसे बोलते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। ये डाइकॉट की पत्ती है। केला की पत्ती आपने देखा होगा, देख लो यहां पर दिखाया गया है, ये केला की पत्ती है, ये केला की पत्ती है। ये मिड रिब है, मोटी वाली शिरा है, और इससे बहुत सारी शिराएं निकलती है जो एक दूसरे के ऐसे समानांतर होती है, लगभग समानांतर होती है। मतलब ऐसे नेटवर्क नहीं है इस टाइप से, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ये विन्यास, ये भी पैरेलल है। ये घास के अंदर जो देखने को मिलता है इस प्रकार से पैरेलल है, ऐसे नेटवर्क नहीं है। तो ये आपके मोनोकॉट की पत्ती है। तो ये अंतर है डाइकॉट एंड मोनोकॉट के अंदर आने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें। बंद बीज या फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को डैश कहते हैं, उससे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। फल के अंदर बीज होता है एंजियोस्पर्म में, यानी कि कवर्ड होता है फल से बीज। समानांतर शिरा विन्यास किसमें पाई जाती है? हम लोगों ने अभी चर्चा किया, एक बीज पत्री पादप में। द्विबीज पत्री पादप में जालिका रूपी शिरा विन्यास हमें देखने को मिलती है। द्विबीज पत्री पादप में जड़ कैसी होती है? मूसला जड़ होती है, टैप रूट होती है। शिरा विन्यास कैसी होती है? जालिका रूपी होती है, रेटिकुलेट होती है, रेटिकुलेट विनेशन, राइट। कैम्बियम प्रेजेंट। कैम्बियम जो है ना ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है,
ग्रोथ करवाता है? द्वितीयक वृद्धि। देखिए, पौधों का लंबा होना प्राथमिक वृद्धि और मोटा होना द्वितीयक वृद्धि। तो जो तना आप देखते हो वृक्ष का, जो मोटा मोटा तना जो होता है इस प्रकार से, है ना, ये जो मोटाई जो आप देखते हो कि ऐसे मोटाई जो है ये बढ़ती है, ये इसी कैम्बियम के कारण। और यही कैम्बियम एब्सेंट होता है आपके एक बीजपत्री पादप में, जिसके कारण उसके जो तने होते हैं वो मोटे नहीं होते हैं। निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? सरसों। सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा है। ये सारे आपके एक बीजपत्री पादप हैं। वैसे एक बीजपत्री पादप के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आप ध्यान में रखें, जैसे कि गन्ना है, शुगर केन, जैसे कि मेज, मक्का, ग्रास जो आप घास देखते हो, बैम्बू, बांस, बनाना, केला, ये सारे जो हैं आपके मोनोकॉट्स हैं। ये आपको याद रखने हैं। लहसुन, प्याज, गेहूं, ये सारे भी मोनोकॉट्स हैं, एक बीजपत्री पादप है। दुनिया का सबसे लंबा पुष्पी पादप या सबसे लंबा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को ही पुष्पी पादप बोलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पुष्पी पादप या सबसे लंबा एंजियोस्पर्म। देखो, दुनिया का सबसे लंबा पादप तो ये है, सिकुआ है। दुनिया का सबसे लंबा पादप जो है ये सिकुआ है, जिसे रेडवुड कहा जाता है। ये टॉलेस्ट ट्री है या टॉलेस्ट प्लांट बोल दो। लेकिन हमसे एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा है तो आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है या फिर टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। वुल्फिया जो है ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। बीज डैश प्रक्रिया का प्रतिफल है, बीज डैश प्रक्रिया का प्रतिफल है। देखिए, जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें ओव्यूल होता है, और यही ओव्यूल जो है दोहरा निषेचन के बाद सीड बन जाता है, यानी लैंगिक जनन के बाद सीड बन जाता है। और ये जो ओव्यूल है ये ओवरी के अंदर होता है, और ये ओवरी जो है खुद फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल हुआ करता था, तो अब फ्रूट के अंदर बीज होगा। निषेचन के बाद बीजांड बीज बन जाता है, अंडाशय फल बन जाता है। जो ये ओव्यूल है इसे हम लोग बीजांड बोलते हैं, तो बीजांड बीज बन जाता है और ये अंडाशय है जो फल बन जाता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन का ये प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। आपने एक शब्द सुना होगा जिसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। नहीं सुना है तो सुन लो, पार्थिनोकार्पी। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए, बिना निषेचन का अंडाशय से फल बन जाना पार्थिनोकार्पी कहलाता है, पार्थिनोकार्पी कहलाता है। और यहाँ जो फल बनेगा ना उसमें सीड नहीं होगा, सीडलेस फ्रूट होगा। क्योंकि निषेचन होता तब जाकर के ये बीजांड बीज बनता, अंडाशय फल बनता, तो फल के अंदर हमें बीज देखने को मिलता। निषेचन हुआ नहीं, बीजांड से बीज बना नहीं, केवल अंडाशय से फल बन गया है, इसीलिए इसमें बीज नहीं होते हैं और इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। बीजहीन पादप डैश के अंतर्गत आते हैं। बीजहीन पादप बीज ही नहीं देते हैं, क्रिप्टोगैम्स। जो फेनेरोगैम्स होते हैं वो आपके बीज देते हैं। फेनेरोगैम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं। निम्न में कौन मरुस्थलीय पौधे हैं? मरुस्थलीय पौधे को हम लोग जेरोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोफाइट्स कहते हैं, जेरोफाइट्स कहते हैं। जेरो और फाइट्स, जेरो और फाइट्स,
जो यहाँ 0 है इसका मतलब होता है ड्राई, और जो यहाँ फाइट्स है इसका मतलब होता है प्लांट। तो ये ड्राई प्लांट्स होते हैं, मतलब ड्राई प्लेस पर उगने वाले जो है ये प्लांट होते हैं। तो कैक्टस हमारा आंसर हो जाएगा, कैक्टस हमारा आंसर हो जाएगा। थूजा, जूनिपर्स, देवदार, साइकस, पाइनस किसका उदाहरण है? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुवर्षीय, सदाबहार एंड काष्ठीय यानी कि वुडी। बहुवर्षीय, सदाबहार, काष्ठीय होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ये पूरा जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सारे प्रश्नों का तो आप हमारे ऐप पर जाइए, जो प्रोसेस कहा उसको फॉलो कीजिए और पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव करके आप प्रिंट करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।